हाँ जी, सेकंड ईयर के बच्चों मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ बंगाल में कूटनीति और युद्ध। है ना बच्चों, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था बंगाल में जो कूटनीति और युद्ध में मैंने आपको बंगाल की स्थिति और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति बताई थी और अलीवर्दी खां जो था उसका शासनकाल के बारे में बताया था। अब 10 अप्रैल 1756 ईस्वी में 82 वर्ष की उम्र में अलीवर्दी खां की मौत हो गई थी और उसके कोई भी बेटा नहीं था। उसकी केवल 3 बेटियां थी और उसने अपने तीनों भतीजे जो थे उनका भी विवाह करा दिया था और उन्हें भी पूर्णिया, ढाका और पटना के गवर्नर के पदों पर नियुक्त कर दिया था। अलीवर्दी खां के तीनों दामादों जो एक तरह से उसके भतीजे थे उनका भी देहांत उसके जीवन काल में ही हो गया था। तो अब क्या है कि उसके पास ये था कि उसकी गद्दी का भावी उत्तराधिकारी कौन बनेगा और उसे लेकर के वहाँ पर संघर्ष हो रहे थे। संघर्ष होने की संभावनाएं उसको लग रही थी कि अभी तो वो जीवित है तो ऐसा कुछ संघर्ष नहीं होगा, लेकिन उसके मरने के बाद ज़रूर बड़ा संघर्ष होने वाला है। तो ये जो संघर्ष की संभावना उसके सामने ही दिख रही थी और इसी स्थिति से परिचित भी था कि वो भविष्य में कोई बड़ा घटनाक्रम घट सकता है। इसलिए उसने अपने सबसे छोटी पुत्री जो थी उसके लड़के सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बना दिया और उसके निर्णय से क्या है कि सिराजुद्दौला के विरोधियों को संतोष नहीं हुआ था। वे चाहते थे कि इसी को क्यों बनाया, क्योंकि अलीवर्दी खां की सबसे बड़ी बेटी जो थी घसीटी बेगम थी, उसने सिराजुद्दौला के जो बड़े भाई थे जिससे उसकी शादी हुई थी, स्वर्गीय भाई सिराजुद्दौला के स्वर्गीय बड़े भाई के अल्पसंख्यक लड़के मुरादुद्दौला को गोद लिया था और उसे वो बंगाल का नवाब बनाना चाहती थी। घसीटी बेगम का दीवान राज बल्लभ भी काफ़ी योग्य और चतुर था और वो उसे पूरा कोऑपरेट कर रहा था। दूसरी लड़की का जो लड़का था शौकत जंग, जो पूर्णिया का गवर्नर था, अपने आप को नवाब का सही उत्तराधिकारी समझता था। अलीवर्दी खां का बहनोई जो प्रधान सेना नायक मीर जाफर भी शासन तंत्र को अपने नियंत्रण में रखने का वो भी इच्छुक था। तो इस प्रकार सिराजुद्दौला के सामने कई चुनौतियां आ सकती थी। अब क्या है कि अलीवर्दी खां ने, जैसा उसने कहा था कि मेरी मौत के बाद मेरी सबसे छोटी पुत्री का पुत्र जो है सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठेगा, तो सबने बिना किसी बाधा के उसका राज्याभिषेक तो करा दिया। लेकिन अभी भी सब में अंदर के अंदर सभी जल भून रहे थे। तो सिराजुद्दौला ने क्या है कि अपनी मौसी को, सबसे बड़ी मौसी घसीटी बेगम को उसने गिरफ्तार कराया और शौकत जंग के विरुद्ध भी उसने सैनिक कार्रवाई करके अपनी अधीनता में ले लिया। अब जो है अंग्रेजों के मध्य ये तो अपने घर की परिस्थितियों को तो उसने इस तरह से सुलझाने का प्रयास सिराजुद्दौला ने किया, लेकिन अब अंग्रेजों से के साथ उसके जो संघर्ष हुए उसके मेन कारण जो थे वो हम आपको बताते हैं कि अंग्रेज इतिहासकार तो सिराजुद्दौला को कई तरह के आरोप लगाता है। वो कहते हैं कि सिराजुद्दौला क्रूर था, विलासी था, ऐसे बताते हैं अंग्रेज इतिहासकार। लेकिन भारतीय इतिहासकार जो है वो उसे एक योग्य, महत्वाकांक्षी और अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने वाला शासक बताते हैं। तो कुछ विद्वान जो है
उनका जो मत है कि सिराजुद्दौला को अब क्या है कि नवाब तो वो बन गया, लेकिन नवाब के बना उसके लिए राज़ी नहीं थे उसके घर के ही लोग, तो उसको हटाने के विरोध तो चल रहे थे। और अंग्रेज जो है इनको अच्छी तरह से समझ गए थे कि सिराजुद्दौला का साथ देने वाला कोई नहीं है, तो क्यों न हम उसके दुश्मनों को साथ दे करके सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा दें, क्योंकि सिराजुद्दौला भी अंग्रेज़ों से शुरू से घृणा करता था। परंतु अब अंग्रेज इतिहासकार जो है वो जो मतलब है, मैंने जैसे कि बताया कि सिराजुद्दौला पे कई तरह के इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं। अब जो है दोनों के मध्य जो संघर्ष के कारण बने थे, उसमें पहला कारण तो ये था राजनीतिक। सिराजुद्दौला ने नवाब बनते ही अपनी सत्ता को जो है मजबूत बनाने का प्रयास किया, और विरोधी जो है घसीटी बेगम, राजवल्लभ और अपने जो बिचली मौसी जो है उसका जो बच्चा था शौकत जंग और मीर जाफ़र, इन सभी को नवाबी पद से हटाने के जो है ये सभी जो उसके नवाबी पद से हटाने के लिए जो षड्यंत्र रच रहे थे, इसके लिए वो चौकन्ना था। और उसको ये अनुभव हुआ कि अंग्रेज व्यापारी भी उसके सिराजुद्दौला की कोई भी आज्ञा हो उसका पालन नहीं कर सकते हैं, और विरोधी जो है वो उनके साथ मिले हुए हैं, विरोधी जो उसके ही घर के लोग जो हैं वो मिले हुए हैं। तो इसलिए अंग्रेज़ों के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयास किए, और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों को भी विश्वास था कि नवाब जो है अगर हम इसके घर के लोगों को साथ दे दें, सिराजुद्दौला के विरोधियों जो उसके घर के ही लोग हैं उसको साथ दे देंगे, तो नवाबी पद से इसको हटाना बहुत आसान हो जाएगा, और अगर भविष्य में कोई ऐसा संघर्ष होता है तो सिराजुद्दौला अवश्य हार जाएगा। इसलिए जो है उन्होंने जो है उसके विरोधियों का साथ देना शुरू किया, ताकि अंग्रेजों को आगे जा कर के राजनीतिक लाभ भी हो सके और व्यापारिक लाभ भी हो सके। ठीक। दूसरा जो है अंग्रेजों के प्रति संदेह। नवाब सिराजुद्दौला शुरू से ही अंग्रेजों को बहुत शक की निगाह से देखता था, और उस समय हम देखें उस समय के जो साक्ष्य है उससे हम देखें तो 1752 ईस्वी में जब कंपनी के अध्यक्ष हुगली आए थे, तब सिराजुद्दौला ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया था। अब जो है सम्मान तो किया था, लेकिन सिराजुद्दौला जो है अंग्रेजों के प्रति सशंकित था। कारण क्या था कि अलीवर्दी खां जो था वो उसने पहले से ही कह रखा था कि अंग्रेजों पर कड़ी नज़र वो रखता रहे, ऐसा नहीं हो कि आगे जा कर के उसे अपने सिंहासन से हाथ धोना पड़े, इसलिए कड़ी नज़र रखने की चेतावनी की गई थी। और उसको ये भी पता था अलीवर्दी खां को कि कभी न कभी कर्नाटक का नाटक बंगाल में भी खिल वापस दोहरा सकता है, मतलब बंगाल में भी ऐसी स्थिति हो सकती है, इसलिए अंग्रेजों के प्रति वो हमेशा सतर्क रहे। तो वो हमेशा सतर्क रहता था और संदेह की निगाह से अंग्रेजों को देखता था।
अगला जो है पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है नवाब के प्रति अंग्रेजों की अशिष्टता। अब ये है कि भारत में जब कोई भी नया नवाब बनता था या नया राजा बनता था उस समय नहीं, प्राचीन काल से है, तो सभी लोग उसको, जो बड़े बड़े ओहदों पे होते हैं, सभी राजा होते हैं, तो उसको भेंट वगैरह, अमूल्य उपहार वगैरह देते हैं। तो जब ये नवाब बना था तो अंग्रेज़ों ने कोई भी उपहार नहीं भेजे थे, ना कोई भेंट भेजी थी। और सिराजुद्दौला के राज्याभिषेक के अवसर पर भी कोई भी अंग्रेज जो है वहाँ जानबूझ करके नहीं आए थे। तो ये जो कार्रवाई थी वो उसको बहुत ही खटक रही थी नवाब को। जब नवाब सिराजुद्दौला कलकत्ता के कासिम बाजार की फैक्ट्री देखने की इच्छा की थी तो अंग्रेज़ों ने मना कर दिया था, और व्यापार के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी देने से इनकार कर दिया। तो इससे क्या है कि सिराजुद्दौला के सम्मान को भारी ठेस पहुंची थी। अब चौथा कारण जो है व्यापारिक झगड़ा था। ऐसा है कि 1717 में फर्रुखशियर ने एक दस्तक प्रथा शुरू की थी, जिसमें अंग्रेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाए तो उसके लिए चुंगी नहीं दी जाएगी। तो इसके तो चुंगी माफ़ का जो एक फ्री पास जो है वो जारी किया था, जिसे दस्तक कहते हैं। तो इसके द्वारा अंग्रेज जो है अपने माल को इधर उधर ले जाते थे, सस्ते में भी लेते थे और बिना चुंगी दिए ही इधर उधर माल को पहुंचाते थे। तो इससे सिराजुद्दौला के राजस्व में आमदनी कम होने लगी थी, और वो चाहता था कि अंग्रेज जैसे और लोग, भारतीय लोग जो चुंगी अदा करते हैं तो वो लोग भी चुंगी अदा करें। लेकिन ये लोग कहते थे कि हम कोई नया समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो ये विशेष अधिकार शुरू से ही मुगल सम्राट ने दिया है। और इससे क्या है कि दोनों के मध्य में संघर्ष बढ़ा था। पांचवा पॉइंट है नवाब के शत्रुओं को संरक्षण देना। अंग्रेजों को कलकत्ता बस्ती नवाब के शत्रुओं तथा राजद्रोहियों के लिए जो है आश्रय स्थल बनी हुई थी। अंग्रेजों की जो कलकत्ता की जो बस्ती थी है ना, वो नवाब के दुश्मनों के और राजद्रोहियों के लिए आश्रय बनी हुई थी। जब नवाब ने घसीटी बेगम को बंदी बना लिया तो उसका जो दीवान था राजवल्लभ, वो अपनी सारी संपत्ति को और जो भी रुपये पैसे जवाहरात वगैरह थे और जो अमूल्य खजाना था वो लेकर के अपने लड़के को दे दिया कृष्णवल्लभ, और कलकत्ता भिजवा दिया था। और घसीटी बेगम का भी संपत्ति को छिपाने का प्रयास किया था। तो इस पर से जो है नवाब ने उसे दीवान के पद से हटा दिया और कलकत्ता के अंग्रेज अधिकारियों से राजवल्लभ को लौटाने की मांग की थी, और अंग्रेज जो है इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो इसलिए नवाब को पूरा यकीन हो गया कि अब मेरे दुश्मन जो है वो अंग्रेजों से निश्चय ही मिल चुके हैं। ठीक है। अगला जो पॉइंट है कलकत्ता की किलेबंदी। सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही यूरोप में, इंग्लैंड, फ्रांस में युद्ध छिड़ने की संभावना बढ़ गई थी, और भारत में भी ये दोनों कंपनियां कभी भी झगड़ा कर सकती है, कभी भी कोई बड़ा ऐसा संघर्ष कर सकती है जो हथियारों से खेला जाए। तो परिणाम स्वरूप जो है दोनों ने, यानी कि अंग्रेज़ों ने और फ्रांसीसियों ने, दोनों ने बंगाल में किलेबंदी और करना शुरू किया और हथियारों को भरना शुरू किया। तब नवाब ने जो है इस पर पाबंदी लगा दी एक आदेश दे करके। तो फ्रांसीसी तो मान गए कि चलो नहीं करना है, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस आदेश को नहीं माना और वो करने ही लगे, और ऊपर से कहने लगे कि हम तो करेंगे, और खाई भी खुदवा रहे थे और कहेंगे कि ये खाई हम नहीं भरेंगे, अगर ये भरेंगे तो मुसलमानों के सिरों से भरेंगे। तो इससे क्या है कि नवाब को बड़ा उद्दंड लगा इनका जो उत्तर था, और इनको सबक सिखाने का फैसला किया था।
तो इस प्रकार दोनों पक्षों में जो है झगड़े बढ़ते ही गए और कारण एकत्रित होते गए। और एक कारण इसमें और जुड़ गया था, वो था जमींदारों के अधिकारों की व्याख्या। अभी जो है, क्योंकि हमने बताया है कि कंपनी को कलकत्ता की बस्ती के आसपास के क्षेत्रों की जमींदारी दी गई थी। नवाब का मानना था कि जमींदार उसका प्रतिनिधि मात्र है और उसका काम नवाब की तरफ से जमींदारी के क्षेत्र से राजस्व वसूल करना और शांति और व्यवस्था कायम करना है। उस क्षेत्र पर नवाब का ही अधिकार है और वही सर्वे सर्वा है। इस नाते कंपनी को उसके आदेशों की पालना जरूर करनी चाहिए, परंतु कंपनी का मानना था कि ये अपने क्षेत्र में पूरी तरह से स्वायत्त है और नवाब को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। न तो वो नवाब की किसी आज्ञा का पालन करेंगे, न पर पालन करने को तैयार है, न कभी करेंगे। तो फिर भी उस समय सैनिक कार्यवाही तो नहीं हुई और बातचीत ही करने लगे, परंतु अंग्रेज अधिकारियों ने नवाब से की जो शांति प्रस्ताव था उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और ऐसी स्थिति में सिराजुद्दौला के लिए अपने सम्मान की रक्षा के निमित्त सैनिक कार्यवाही के अलावा कोई चारा ही नहीं रहा। तो इस प्रकार से हम जो है इस मत को स्वीकार कर सकते हैं कि जिन कारणों पर नवाब ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया उनमें तर्क अवश्य था कि इसके लिए केवल सिराजुद्दौला ही उत्तरदायी नहीं था। कुछ दृष्टि नहीं, अधिकतर जो है कसूर जो है वो अंग्रेजों का भी था। इसलिए सैनिक कार्यवाही होना अवश्य भावी हो गया।